सवालों का जवाब जिनसे आप सुनना चाहते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं। हमारे साथ आज एनबीटी पॉडकास्ट पे हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी, रिटायर्ड। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, एनबीटी पॉडकास्ट में आपका स्वागत, नंबर टाइम्स से। सर, जय भारत, जय हिंद। जय हिंद सर। देखिए, हाँ, खमैनी साहब को पहले ही दिन मार डाला था, उसकी बेगम बुढ़िया को मार डाला, उसके बहू को मारा, बेटे को मारा, बेटी को मारा, और बड़े खुश होकर नाच कर रहे थे। सेम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। और 48 का दावा है कि 48 टॉप कमांडर्स, आईआरजीसी, ये वो, मुस्तफा खमैनी तो जो आयतुल्लाह खमैनी तो जो मारे साथ में 48। उन्होंने क्या कहा, वो सोच रहे थे कि भैया पीस टॉक चल रही। हर बार ये पीस टॉक का बहाना लेके धोखा देते हैं, पीठ में छुरी घोंपते। ठीक है, इन्होंने वही ड्रामा किया। इन्होंने पीस टॉक का बहाना पिछले साल भी किया था, और जब चल रही थी तो हमला कर दिया। इस साल हूबहू वही किया, पीस टॉक का बहाना किया। अब भाई, शांति कौन नहीं चाहता, कौन अपने लोगों को मरवाना चाहता है बेवजह। तो वो बड़े खुश थे कि अभी पीस टॉक चल रही है, अभी शायद थोड़ा टाइम है लड़ाई शुरू होने में। तो इन्होंने टैक्टिकल सरप्राइज हासिल किया कि पीस टॉक के चलते हमला कर दो, हमला कर दो। वो बेचारे खमैनी साहब ने कि भाई अभी तो पीस टॉक चल रही है, शायद टूट जाएगी। तो उन्होंने मीटिंग बुलाई थी टॉप कमांडरों की, उनके प्रेसिडेंशियल, और वो भी देखिए ओवरग्राउंड। वो बेचारे इतने झांसे में आ गए इनकी शांति की बातें, तो ये पलट पलट पे नोबेल पीस प्राइज की बातें करते हैं। वो करके अच्छा धोखा दिया और उनको मार डाला, उनके होमा। लेकिन इस बार ईरान पूर्ण रूप से तैयार था, सतर्क था, सजग था। वो तोड़ उसने पहले ढूंढ लिया था कि भाई ये लीडरशिप को तो मारेंगे ही मारेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बता दिया कि साहब देखो, हमारे 31 आईआरजीसी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास अपने रॉकेट, अपने मिसाइल, अपने ड्रोन हैं। टारगेट लिस्ट तुमको दी हुई है, तुम्हारे दराज में पड़ी। अगर आपको जहां खबर मिलती है कि तेहरान पे हमला हुआ और कोई हुक्म नहीं आ रहे, दराज खोलो, टारगेट लिस्ट के मुताबिक फायर एट विल, फायर एट विल। इजराइल ने हमला किया, नापाक हमला किया, मर्डर कर दिया सारे आयतुल्लाह खोमैनी, बुढ़िया, बेगम, शेगम, सबको बड़े खुश होके छाती ठोक रहे थे। इन्होंने आधे घंटे में आईआरजीसी ने रिटेलिएशन शुरू कर दी। हर एक आदमी का कि भाई मेरे बाद तू होगा, तू मर गया, ये होगा, वो मर गया, ये 5 डाउन डेलीगेशन कर दी थी पहले से, ये कर लो। जिस दिन पहले दिन इजराइल ने बताया डोनाल्ड ट्रंप को कि भैया 48 मार डाले, खुमानी खत्म, खत्म, खलास, तो डोनाल्ड ट्रंप तो सोचा कि मैंने वेनेजुला दोहरा दिया। वेनेजुला हैज बीन रिपीटेड, माई ब्लडी फुट वेनेजुला वॉज रिपीटेड। पहले दिन से हम कह रहे थे कि ईरान इज नॉट वेनेजुला। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझ आ गया है, वो समझ गए। वो सब लोग उनको कह रहे थे कि एस्केलेशन ट्रैप में मत फंसो, क्विक इन क्विक आउट करो, क्योंकि आपने अपने लोगों को आश्वासन दिया है अपनी इलेक्शन स्पीचेस में, आई एम नॉट अ फूल लाइक द प्रीवियस प्रेसिडेंट, आई विल नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी फॉरएवर वॉर्स। अब 105 दिन के बाद फॉरएवर वॉर नहीं हुई तो और क्या हुआ। डोनाल्ड ट्रंप साहब को अच्छी तरह समझा दिया गया है कि साहब आप एस्केलेशन ट्रैप में फंस चुके हैं, ना थूक सकते हैं ना निगल सकते हैं। लेकिन ये बड़े चतुर है, ईगो बड़ी जबरदस्त है, ईगो मेनियक है, नार्सिसिस्ट है। ये सहन नहीं कर सकता कि दुनिया के सामने मैं पिट गया। ईरान जैसी मिडिल टायर पावर को मैं घुटने नहीं टिका सका, नहीं टिका सके हैं आप। अब चाहे जितना स्पिन डॉक्टरिंग करें, जितना स्पिन दे, आई एम सॉरी, ड्रॉ इज अ ड्रॉ इज अ ड्रॉ। कोई नहीं जीता, कोई नहीं हारा, ये ड्रॉ है। कोई नहीं जीता, कोई नहीं हारा। आपने उनको काफी अच्छा खासा बेचारों को नुकसान पहुंचाया है। 48 साल से इकोनॉमिक सैंक्शन लग के इकोनॉमिकली तबाह कर दिया है वो मुल्क, लेकिन वो लड़ रहा है क्योंकि उसकी जून में है लड़ना। ये शिया है, ये वेनेजुला के मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स पेजेंट वाले नहीं है, ये लड़ाके हैं और ये लड़ गए हैं जम के। ठीक है,
पहले दिन से मैं कह रहा था कि साहब मिलिट्री इक्वेशन गलत है। यहां सारी दुनिया ने अंदाज लगाया कि साहब ईरान क्या है, ईरान अमेरिका सुपर पावर है, साथ में इजराइल है सोने पे सुहागा, रीजनल सुपर पावर, दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार है। अरे मसल देंगे, रगड़ देंगे, मिलिया मेट कर देंगे ईरान को। और पहले दिन से मैं कह रहा था साहब जरा देखना, आप हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल सही। आप हैरान, मैं आई हैव बीन सेइंग फॉर डे वन, लोग मेरे कह रहे थे सटिया तो नहीं गए, कहाँ वो और कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो गंगू तेली तो साहब ऐसा है कि गगनदीप जी ने तो पहले दिन हमने अपने फौजी तजुर्बे से कह दिया था कि साहब ये लड़ाई ड्रॉ होगी, आप ईरान के घुटने बिल्कुल टिका पाना असंभव है। अब ये थोड़ा जरूरी है क्योंकि ये लड़ाई अंतिम दौर पे आती दिख रही है। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने ये सर ठीक है, व्यूअर्स के लिए बताया। जी मैं इसलिए मैं कह रहा हूं क्यों असंभव था। जी क्यों असंभव था? असंभव इसलिए था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड वेज एंड मींस इक्वेशन। भाई ये टास्क हासिल करने के लिए क्या रास्ता है, क्या मुझे जरूरत है, लॉजिस्टिक नंबर्स की, वेपन्स क्वांटिटीज क्या चाहिए। देखिए साहब, जब इराक पे गल्फ वॉर 1 में अमेरिका ने हमला किया था, 7.5 लाख की फौज अमेरिकन और 40 नेटो के देश और बाकी देशों की साला जमावड़ा वहां पे इकट्ठा किया। 7.5 लाख बूट ऑन ग्राउंड हुआ था, बूट्स ऑन द ग्राउंड। इराक ईरान से 4 गुना छोटा है। इट इज स्मॉलर इन ज्योग्राफिकली एंड ज्योग्राफिकली इट इज फ्लैट प्लेन डेजर्ट, जहां टैंक, जहां रोड हो, सड़क हो ना हो, जहां मर्जी आपके इब्राहिम टैंक चल सकते हैं। ईरान की ज्योग्राफी देखिए, जैगरॉस माउंटेन, एल्बर्स माउंटेन, पहाड़ी पहाड़ है, बीच में रेगिस्तान है, जंगल है। ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन्स टू फाइट। अगर आपको ईरान में रेजिम चेंज भी करना था, आपको कम से कम, ठीक है, अगर केवल आपने नॉर्दर्न कोस्टल बेल्ट पकड़नी थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए, 2.5 लाख ट्रूप्स तो उसके बॉर्डर बेल्ट, मतलब कि जो कोस्टल बेल्ट पकड़ने के लिए चाहिए थे, 2.5 लाख ट्रूप्स। और अगर पूरा ईरान पे फतेह करनी थी, आपको 1 मिलियन से ज्यादा ट्रूप्स की जरूरत थी, जो अमेरिका के पास है ही नहीं। बॉडी बैग्स भी तो आते ना, फिर उसका भी डर था। बॉडी बैग्स, वो कह रहे हैं कि साहब अगर कोस्टल बेल्ट पकड़नी थी हॉर्मुज क्लियर करने के लिए, तो 2 लाख ट्रूप्स, ये पेंटागन का एस्टिमेट था, जिसमें 18,000 के करीब बॉडी बैग्स आएंगे और 20 महीने लड़ना पड़ेगा। काउंटर अटैक चलते रहेंगे 20 महीने। है दम, है मादा ये बॉडी बैग सहने का? 18,000 बॉडी बैग्स, 2 साल की लड़ाई कम से कम। अरे तुम जा कहां रहे हो यार? पहले दिन से लोगों ने कह दिया हम बॉम्बिंग से कर लेंगे, हमारे पास नया हथियार आ गया है। पहले दिन हिटलर डेड, नो वर्ल्ड वॉर 2। अच्छा, वेरी नाइस। सीधा तोड़ वो समझ गए कि डिसेंट्रलाइज, डेलीगेट अथॉरिटी टू फायर। ठीक है, रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, धुआंधार फायर किया, बैंड बज गया है। 17 बेस में 275 इमारतें जमींदोज कर दी हैं अमेरिका के बेसिस की। बेस छोड़ के सिपाही होटल में ठहर रहे थे। एयरक्राफ्ट कैरियर जो फोर्ड आपने आया, उसको मिसाइल से हिट किया। आप कह रहे लॉन्ड्री में आग लग गई साहब। 200 बंदे घायल हुए हैं स्मोक इनहेलेशन से। अच्छा, उस जहाज पे 5,000 का क्रू होता है। उल्टे पैर वापस भागे बरेली, उल्टे बांस बरेली को जाके पहले तो भागे साइप्रस में सांस लेने के लिए, और वहां से वॉइस पकड़ी और सीधा अमेरिका जाके रुके। ये पावर प्रोजेक्शन का क्या हुआ कालिया? पावर प्रोजेक्शन तो दुनिया भर ने देख ली है। अबे अगर तुम ईरान के खिलाफ नहीं कर सकते, तुम चीन के खिलाफ क्या सर मार के करोगे? उसके मिसाइल तो इससे ज्यादा घातक है। डोंगफेंग 21D, डोंगफेंग 26 सॉरी, जो कि 2-2.5 हजार किलोमीटर दूर पे एयरक्राफ्ट कैरियर किलर में थे।
तो आपकी तो पावर प्रोजेक्शन खत्म और दुनिया ने तमाशा देख लिया है। अच्छा होता कि आप चुप बैठे रहते वेनेजुला के बाद, दुनिया डरती तो हाँ, कि हाँ। क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता मालूम है। अब तो आपने दुनिया को दिखा दिया है कि Expose मेरी कर हद दिया। क्या है, मेरी हद बंदिश क्या है हम्म, और कहां तक लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन इन पावर प्रोजेक्शन, ये नहीं कि पावर नहीं, पावर बहुत है। हाँ, पावर प्रोजेक्शन और उसका सही इस्तेमाल, ये भी एक मिलिट्री लॉजिक है। हमने भी 37 साल अपने बाल धूप में सफेद नहीं नहीं किए हैं। तो आज जो आप ड्रामा देख रहे हैं ओके। वो इट इज अ क्लियर मैनिफेस्टेशन कि अमेरिका की मिलिटरीली बस हो गई है।